देखिए अभी अगर देखा जाए तो 2021 में जो मैं टर्नओवर था वो मेरा 30-35 करोड़ के आसपास था। ओके। और 2023 के आसपास ये बढ़ के 60-65 करोड़ के आसपास हो गया। 2024 में मेरी दोनों फर्म मिला के 300 करोड़ प्लस कर दिया है। तो सर आज के समय में गोयल किचन इक्विपमेंट्स और गोयल स्टील टैंक्स एक पूरे भारत में बड़ा ब्रांड बन चुका है। सर आपको कैसा लगता है कि इसमें किस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है? बेसिकली मुझे फैब्रिकेशन में जाना था या मेटल बिजनेस करना था, तो स्टेनलेस स्टील का काफ़ी अच्छा इसके अंदर वो था, स्कोप था। तो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स में मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी। तो ये नॉर्मल किचन जैसे आप लोग देखते हैं घरेलू किचन, उससे डिफरेंट है। ये कमर्शियल किचन्स होते हैं, इसके अंदर एक बार में जहाँ काफ़ी लोग खाना खिलाना हो, मैंने 1000, 2000 या 500 लोगों को, तो उसके लिए हम लोग डीप फ्रीज़र, बेन मैरी, वाटर कूलर, रोटी मशीन है, तो ये सब चीज़ें हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। अब चैलेंजेस इसमें काफ़ी होते हैं, जैसे अभी हम लोग ने जेल्स के किचन करे हैं। तो यूपी में राउंड अबाउट 75 जेल्स हैं। तो उन सारे जेलों में हमने किचन बनाए हैं सारे कैदियों को। खाना जो है, जो पहले उनको रोटियां उतनी अच्छी नहीं मिलती थी, अब उनको रोटी मशीन की रोटियां मिलती हैं, बिल्कुल राउंड, और सारी ऑटोमेटिक होती है सर? सारी ऑटोमेटिक है। सिंपल आपको आटा गूंथ के उसके अंदर डलवा देना है और उसके बाद पूरी रोटी आपको तैयार होके मिलेंगी। चैलेंजेस तो सबसे बड़े ये थी कि एकदम नया बिजनेस था ये, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा था। और मुझे पूरा स्टडी करने में 1 साल का पूरा समय लगा, क्योंकि पहले हम मशीनें लाए, फिर रॉ मटेरियल लाए, फिर मशीनें और मुझे इंक्रीज करनी पड़ी। डे बाय डे इन्वेस्टमेंट होता जा रहा था, अभी ऑर्डर्स इन हैंड नहीं थे। एक लेवल ऐसा पहुंच गया कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, लेकिन जब टैंक्स के ऑर्डर आने शुरू हुए तो फिर वो इन्वेस्टमेंट इतना फर्क नहीं पड़ा। सर एक टैंक्स के पीछे इन्वेस्टमेंट कितनी होती होगी? एक टैंक बेसिकली जैसे हम लोग 200 KL, 250 KL, एक एवरेज हम पकड़ चले तो 150 KL का एक एवरेज पकड़ लीजिए, तो उस टैंक की कॉस्ट राउंड अबाउट 7 to 8 लाख रुपीस के आसपास। ये जल जीवन मिशन के टेंडर्स जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो लखनऊ या इंडिया की टॉप लेवल कंपनीज हैं, उन्होंने ये पूरे टेंडर्स उठा रखे हैं। तो उसमें जैसे NCC है, L&T है, जो आपको नाम जैसे बिरला ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, तो ऐसे राउंड अबाउट 50-55 कंपनीज सिर्फ और सिर्फ यूपी में हैं जिन्होंने काम उठा रखे हैं। इनसे हम बैक टू बैक पानी की टंकी काम ले लेते हैं। आज कंपनी 700 प्लस लोगों को लीड कर रही है, इसमें आपकी भूमिका कैसे रहती है? क्योंकि एक पानी की टंकी अगर एक जगह पे है जी, तो राउंड अबाउट 40 किलोमीटर की दूरी पे ही दूसरी टंकी होगी मिनिमम। एक टंकी जो सर्विस कर रही है आपकी जी, तो पूरे गाँव को पानी पिलाएगी ना। बिल्कुल। तो एक टंकी से दूसरी टंकी का 40 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, तो एक टैंक को हमें इंस्टॉल करने में 7 to 8 डेज का समय लगता है। और मिनिमम 5 to 6 लोगों की टीम एक टैंक को इंस्टॉल करती है, जो मेरे अच्छे वर्कर्स हैं, मेरे साथ के टॉप मैनेजमेंट के हैं, तो उन सबको मैंने वो डाउनलोड करा रखा है। इनफैक्ट अगर वो कभी भी मेरे पास आते हैं कोई प्रॉब्लम लेके, तो मैं पहले कहता हूँ तुम ChatGPT पे डालो, अगर वो तुम्हें आंसर नहीं दे पाएगा तो तुम मुझसे पूछ लेना। 95% केस में कभी दोबारा आते ही नहीं पलट के, क्योंकि उनके काम ऑलरेडी सॉल्व हो चुके होते हैं। मतलब एक बार जब स्टार्टिंग जो पहला गेट बनाने में बहुत टाइम लगा, लेकिन फिर जो मैंने जब समझ में आ गया, तब फिर वो मतलब 90 लाख का गेट कहाँ 30 लाख का गेट बनाने में मुझे 90 डेज लग रहे हैं, और कहाँ 90 लाख का गेट बनाने में मुझे सिर्फ 10 to 12 डेज लगा। तो इस तरीके से मतलब उस समय मुझे थोड़ा लगा कि अब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब चीज़ें बनने लगी हाथ में तो चीज़ें सही हो गई। सर आप ग्रोथ मेंटेन कैसे करते हैं? ग्रोथ मेंटेन करने के लिए वही मैं कह रहा हूँ कि हर 3 साल में आज का जो सिस्टम चल रहा है जी, कोई भी आप बिजनेस कर लो, मैक्सिमम 3 या 4 साल के अंदर, जैसे पहले तो लगता था बिजनेस 10-20 साल में चेंजेस मांगता है, लेकिन आज का जो टेक्नोलॉजी चल रही है 3-4 साल के अंदर बिजनेस चेंज मांगता ही मांगता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट जो आप मार्केट में लाए हो वो कितने साल तक वायबल है, और एकदम न्यू प्रोडक्ट अगर आप जितना नया फ्रेश प्रोडक्ट लाओगे उतनी जल्दी उसका डिमांड रहेगी मार्केट में। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि जो 90% बिजनेस फेल होने का रीज़न ये होता है कि हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते। मतलब डिसीजन हम लोग कहते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी और समझ लें और देख लें। अगर आप डिसीजन देर से लेंगे तो आपके 10 में से 3 डिसीजन गलत हो जाएंगे, अगर आप जल्दी लेंगे तो भी 10 में से 3 डिसीजन गलत होंगे। तो इट्स बेटर कि आप लोग डिसीजन टाइमिंगली लेते रहो। मैं सबसे कहूँगा डिसीजन टाइमिंगली लेते रहो। हो गया राउंड अबाउट, मुझे लगता है राउंड अबाउट 20-22 ईयर्स हो गया मुझे इस बिज़नेस में,
तो हमने स्किल मैन पावर जो कि काफ़ी उसके मेहनत के बाद हमें मिली है, तो मैन पावर भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंजीनियर्स हैं हमारे पास, डिज़ाइनर्स हैं हमारे पास, मशीनें जो भी हैं हमने प्रोक्योर की हैं, जो कि कुछ जर्मनी से भी मशीन हैं हमारे पास। तो सारा खेल क्वालिटी मेंटेन करने में मशीनों का और डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ श्री अनुपम अग्रवाल जी हैं, जो गोयल किचन इक्विपमेंट्स और गोयल स्टील टैंक्स के डायरेक्टर हैं। इनकी कंपनी एक बड़ा ब्रांड लखनऊ से स्टार्ट की और आज पूरे भारत में एक बड़े ब्रांड के ऊपर काम कर रही है। सर की कंपनी में 700+ लोगों को लीड कर रही है। सर से जानते हैं कि बिज़नेस में क्या स्ट्रेटजी रही, बिज़नेस के पीछे के क्या माइंडसेट रहा और आने वाले टाइम में कंपनी को 5 ईयर के बाद कितने ऊपर तक, कितने ग्रोथ पे ले जाना चाहते हैं। स्वागत सर हमारे इस खास पॉडकास्ट में। गुड इवनिंग आशुतोष जी। जी सर, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं। सर सबसे पहले जानेंगे कि आपके शब्दों में गोयल किचन इक्विपमेंट्स और गोयल स्टील टैंक्स के बारे में। सर ये कंपनी कैसे स्टार्ट किया आपने? बेसिकली हम लोग का फैब्रिकेशन का या हम लोग मेटल बिजनेस में हमेशा से रहे हैं और 1948 से शॉप है हमारी लाटू शोट पे। तो हमारे ये ग्रैंडफादर का शॉप थी जो कि मेटल बिजनेस में थे ऑलरेडी। उसके बाद पापा ने भी उसी बिजनेस को आगे बढ़ाया और आज भी उनकी एज 75 या 76 ईयर्स के आसपास है और वो अभी भी उनकी शॉप है लाटू शोट पे 1948 से। वो आज भी वो देखते हैं, पूरी शॉप अकेले देखते हैं। उसी से हम लोग को आगे मेटल के बिजनेस में जाने का आइडिया मिला। तो बट मुझे लग रहा था कुछ डिफरेंट करना है, तो ट्रेडिंग मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी। तो मुझे फैब्रिकेशन का ही मतलब लाइन में जाना था। तो फिर मैंने उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपनी टीम बनाई और उसके अंदर मैं आगे बढ़ा। सर जानना चाहेंगे कि गोयल किचन इक्विपमेंट्स और गोयल स्टील टैंक्स ये दोनों में क्या डिफरेंट है और इसकी शुरुआत आपने क्यों किया था? बेसिकली मुझे फैब्रिकेशन में जाना था या मेटल बिजनेस करना था, तो स्टेनलेस स्टील का काफ़ी अच्छा इसके अंदर वो था, स्कोप था। तो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स में मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी। तो ये नॉर्मल किचन जैसे आप लोग देखते हैं घरेलू किचन, उससे डिफरेंट है। ये कमर्शियल किचन्स होते हैं, इसके अंदर एक बार में जहाँ काफ़ी लोग खाना खिलाना हो, मैंने 1000, 2000 या 500 लोगों को, तो उसके लिए हम लोग डीप फ्रीज़र, बेन मैरी, वाटर कूलर, रोटी मशीन है, तो ये सब चीज़ें हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। अब चैलेंजेस इसमें काफ़ी होते हैं, जैसे अभी हम लोग ने जेल्स के किचन करे हैं। तो यूपी में अराउंड अबाउट 75 जेल्स हैं। तो उन सारे जेलों में हमने किचन बनाए हैं सारे कैदियों को। खाना जो है, जो पहले उनको रोटियां उतनी अच्छी नहीं मिलती थी, अब उनको रोटी मशीन की रोटियां मिलती हैं, बिल्कुल राउंड और सारी ऑटोमेटिक होती है। सारी ऑटोमेटिक हैं। सिंपल आपको आटा गूंथ के उसके अंदर डलवा देना है और उसके बाद पूरी रोटी आपको तैयार होके मिलेंगी। मतलब 5000 रोटीज पर आवर के हिसाब से निकलती हैं। 3 घंटे के अंदर 15-20 हज़ार रोटी आपकी आ जाती हैं। उसके अंदर आटा गूंथने की मशीन भी जो है हमने ऑटोमेटिक दी उनको। आलू छीलने की, वेजिटेबल कटिंग मशीन, चिमनी वमनी लगा के, मतलब पूरा जेल के किचन हमने ऑटोमेटिक करके और अच्छे लेवल पे कर दिए हैं। इसके अलावा फिर यूनिवर्सिटीज़ पे भी किचन्स होते हैं, वो भी हमने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ करी हुई हैं। KNIT है, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी है, और इस तरीके से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स काफ़ी कर रखे हैं। इसमें मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। यूपी के अंदर कम से कम 17-18 मेडिकल कॉलेजेस हमने किए हैं और यूपी के बाहर भी हमने उड़ीसा में किया है, MP किया है, और ऑल ओवर यूपी में, मतलब ऑल ओवर इंडिया में राउंड अबाउट सारी जगह पे हम लोगों ने कमर्शियल किचन्स के काम किए हुए हैं। अभी तो अगर हम किचन की अगर हम आपको बात करें तो किचन में भी और 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में भी किचन लगता है आपका। जैसे यहाँ पे लखनऊ में JPNIC मेरा किया हुआ है, और भी 5 स्टार होटल्स हम लोग हयात कर रहे हैं, और 5 स्टार होटल्स काफ़ी किए हैं हमने, और रॉयल कैफ़े, मतलब जितने भी होटल रेस्टोरेंट्स के किचन हो गए आपके, और आपके गवर्नमेंट किचन्स हो गए, और इंस्टीट्यूट के किचन्स हो गए। तो ये सारे किचन्स हम लोग ऑल ओवर इंडिया सब जगह हम लोग दे रहे हैं। कश्मीर से लेके और त्रिवेंद्रमपुरम, केरला तक भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास सारी ऑटोमेटिक मशीन्स अपने पास यहाँ पे हैं। सर गोयल स्टील टैंक्स इसको कब स्टार्ट किया और ये स्टार्ट करने का पीछे का मकसद क्या था आपका? ऑलरेडी मेरी फैक्ट्री एरिया अराउंड अबाउट 1.5 लाख से 2 लाख स्क्वायर फीट में, पहले 1.5 लाख था और आज तक में 2.5 लाख स्क्वायर फुट के आसपास है। तो कमर्शियल किचन तो ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे थे। तो मुझे पता चला कि ये मॉडुलर टैंक्स होते हैं, तो इसकी खासियत क्या है कि ये पूरे नट बोल्ट पे तैयार होते हैं
और इसे आप खोल के कहीं भी ले जा सकते हैं। तो जैसे कि मुझे पता चला कि अभी जल जीवन मिशन एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो उसके अंदर अब जो आरसीसी के टैंक्स, एक टैंक को बनने में राउंड अबाउट 6 महीने से 7 महीने का समय लगता था। ओके। और इनको सिर्फ यूपी में राउंड अबाउट 36,000 टंकियाँ पानी की बनानी थी। तो इन्होंने कहा कि ये मिशन 36,000 टंकियों की सिर्फ यूपी में, मैंने एमपी अलग है और राजस्थान अलग है और बाकी जगहों पे अलग है। तो फिर ये लगा कि ये काम तो करने में कम से कम 15-18 साल भी लग सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट की टाइमलाइन थी कि इसको हमें टाइमिंग काम ख़त्म करना है। तो ये बात हुई कि इसके ऊपर हम लोग कुछ ऐसा मॉड्यूलर टैंक बनाए जो कि जल्दी ही बन सके। तो ये मेरा मॉड्यूलर टैंक है, ये मैक्सिमम 5 to 7 डेज़ या 10 डेज़ में बना के और साइट पे इंस्टॉल हो जाता है। तो हमने इसको अपने यहाँ पे फैक्ट्री में पहले इसका एक सैम्पल बनाया, उसके बाद फिर इसको और जगह पे जेल्स वगैरह में भी लगाया, और उसके बाद फिर मेरी क्लाइंट लिस्ट बढ़ती चली गई और मैंने मतलब कि अभी तक के राउंड अबाउट 5,000 to 5,500 टैंक्स हम लोग सप्लाई कर चुके हैं। और 4,000 के आसपास इंस्टॉल कर चुके हैं। जिसमें अब हम लोग खाली यूपी भी कर रहे हैं, एमपी भी कर रहे हैं, केरला भी कर रहे हैं, और भी मतलब ऑल ओवर इंडिया में 29 स्टेट्स हैं। तो ऑलमोस्ट 80-90% जगह हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि टैंक्स में तो हम लोगों ने अभी ऑस्ट्रेलिया भी एक टैंक लगाया है। और कीनिया में भी एक टैंक लगाया है। सर जब आपने स्टार्ट किया चैलेंजेस थे टैंक्स में? चैलेंजेस तो सबसे बड़े ये थी कि एकदम नया बिजनेस था ये। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा था और मुझे पूरा स्टडी करने में 1 साल का पूरा समय लगा। क्योंकि पहले हम मशीनें लाए, फिर रॉ मटेरियल लाए, फिर मशीनें और मुझे इंक्रीज करनी पड़ी। डे बाय डे इन्वेस्टमेंट होता जा रहा था, अभी ऑर्डर्स इन हैंड नहीं थे। ओके। एक लेवल ऐसा पहुंच गया कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, लेकिन जब टैंक्स के ऑर्डर आने शुरू हुए तो फिर वो इन्वेस्टमेंट इतना फर्क नहीं पड़ा इससे। सर एक टैंक्स के पीछे इन्वेस्टमेंट कितनी होती होगी? एक टैंक बेसिकली जैसे हम लोग 200 KL 250 KL एक एवरेज हम पकड़ चले तो 150 KL का एक एवरेज पकड़ लीजिए, तो उस टैंक की कॉस्ट राउंड अबाउट 7 to 8 लाख रुपीस के आसपास जाती है एक टैंक की, इंक्लूडिंग सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन समेत। जीएसटी? जी जीएसटी इंक्लूड? जीएसटी एक्स्ट्रा होती है। ओके। सर जब ये टंकी लगती है तो इसमें कंपनी की तरफ से कुछ होता है या गवर्नमेंट लगवाती है कंपनी? ये जल जीवन मिशन के टेंडर्स जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो लखनऊ या इंडिया की टॉप लेवल कंपनीज हैं उन्होंने ये पूरे टेंडर्स उठा रखे हैं। ओके। तो उसमें जैसे एनसीसी है, एलएनटी है, जो आपको नाम जैसे बिरला ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, तो ऐसे राउंड अबाउट 50-55 कंपनीज सिर्फ और सिर्फ यूपी में हैं जिन्होंने काम उठा रखे हैं। ओके। इनसे हम बैक टू बैक पानी की टंकी काम ले लेते हैं। ओके। सर जब आपने पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया 2014 में, तब फैमिली का सपोर्ट कैसा था आपके साथ? मैंने स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस में मैं बहुत अर्ली ऐसे बिजनेस में आ गया हूँ। मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग करी 2002 में। ओके। जो मेरी बिजनेस स्टार्टिंग 2002 से थी। 2002 में आई वॉज इन 11th क्लास। तो पापा की शॉप पे तो ऑलरेडी लाट शो पे बैठ ही रहे थे हम लोग। तो फिर ये हुआ कि कुछ करना है, तो मेरे पास एक ऑफ़र आया अम्बेडकर पार्क से। अम्बेडकर पार्क 2002 तब मायावती गवर्नमेंट साथ में बीजेपी गवर्नमेंट में थी। तो वहाँ से मुझे पता चला कि कुछ स्टोन क्लैम्प्स लग रहे हैं अम्बेडकर पार्क में। तो वो मुझे देखा मेटल का स्टोन क्लैम्प था। तो वो मैंने जाके उसको मोटरसाइकिल पे गया, अय्यागंज से कुछ पटिया वगैरह ख़रीदी और उसको बनाया। तो मुझे उसमें एक बार में मतलब एक बोरी देने में राउंड अबाउट 500-700 बच जाते थे। तो वो काम मेरा ठीक चला, तो मैंने उसी से स्टार्टिंग करी 2002 में। 2 साल बाद गवर्नमेंट चली गई तो फिर काम वो बंद हो गया। फिर 2007 में फिर से फुल फ्लैश सरकार आई, गवर्नमेंट आई, फिर वो काम मैंने काफ़ी अच्छे से किया। ये था। सर आज कंपनी 700+ लोगों को लीड कर रही है, इसमें आपकी भूमिका कैसे रहती है? मैंने तो खैर वैसे सही बताऊँ तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने लोगों का। वो तो डे बाय डे होता चला गया और लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और भी आगे भी नीड्स हैं। अब इंस्टॉलेशन की जो टीम रहती है उस पर बहुत चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि अलग अलग लोकेशंस पे, क्योंकि एक पानी की टंकी अगर एक जगह पे है तो राउंड अबाउट 40 किलोमीटर की दूरी पे ही दूसरी टंकी होगी मिनिमम। एक टंकी जो सर्विस कर रही है आपकी तो पूरे गाँव को पानी पिलाएगी ना। बिल्कुल। तो एक टंकी से दूसरी टंकी का 40 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है।
तो एक टैंक को हमें इंस्टॉल करने में 7 to 8 डेज का समय लगता है। ओके। और मिनिमम 5 to 6 लोगों की टीम एक टैंक को इंस्टॉल करती है। तो अब अगर हमारी एट ए टाइम 80-90 टीम्स या 100 टीम्स चल रही हैं जी, अलग अलग लोकेशंस पे, तो स्टोर से मटेरियल उठाना, फिर उस लोकेशन तक पहुंचाना, फिर उसको ऊपर पहुंचाना, फिर इंस्टॉल करना, फिर क्लाइंट को चेक कराना, तो एक बहुत बड़ी टीम का रोल होता है। बिल्कुल। तो जिसमें इंस्टॉलेशन वाले भी हो गए, साइट इंजीनियर्स हो गए, साइट इंजीनियर देखने के लिए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हो गए, ओके, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर देखने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। तो इस तरीके से पूरी एक टीम वर्क करके हम लोग काम करते हैं। सर टीम वर्क में आज के टाइम पे एआई और टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है? एआई और टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल चीज़ है, और मैं अपने आप को ब्लेस कहूँगा कि मैं उसका यूज़ काफ़ी अच्छे से कर रहा हूँ। ओके। जैसे एआई का अगर मैं बात करूँ तो चैट जीपीटी, ओपन तो मैं मुझे 1 साल से मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ, वो भी पेड वर्जन। और यहाँ तक कि मैं ही नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ मेरे 25 या 30 जो मेरे अच्छे वर्कर्स हैं, मेरे साथ के टॉप मैनेजमेंट के हैं, तो उन सबको मैंने वो डाउनलोड करा रखा है। ओके। इनफैक्ट अगर वो कभी भी मेरे पास आते हैं कोई प्रॉब्लम लेके, तो मैं पहले कहता हूँ तुम चैट जीपीटी पे डालो, अगर वो तुम्हें आंसर नहीं दे पाएगा तो तुम मुझसे पूछ लेना। 95% केस में कभी दोबारा आते ही नहीं पलट के, क्योंकि उनके काम ऑलरेडी सॉल्व हो चुके होते हैं। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा, मैंने एक गूगल शीट्स भी बना रखी हैं अपनी, जो कि मेरी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। तो गूगल शीट्स पे मुझे फ़ायदा क्या है कि अच्छा, मैं उसको पिछले 2 साल से रोज़ बनवा रहा हूँ। ओके। जो भी प्रॉब्लम आती है गूगल शीट पे मैं बनवा देता हूँ। जैसे अभी कितनी साइटें मेरी कहाँ चल रही हैं, कितने मेरे क्लाइंट हैं, कितना कौन सी साइट मैंने फर्स्ट टाइम की थी, कितने दिन हो गए साइट को किए हुए, किस क्लाइंट की थी, किस गांव में की थी, तो ये पूरी डिटेल मेरे पास अपने डैशबोर्ड में बनी हुई है। और मैं अपने जितने भी कस्टमर्स उनको डैशबोर्ड जरूर दिखाता हूँ। ओके। और मेरा कौन सा स्टाफ कितने बजे आ रहा है, क्या एब्सेंट है, प्रेजेंट है, क्या मेरे पास स्टॉक है। तो ऐसे करके मतलब मीन माइक्रो मैनेजमेंट तक के मैंने उसके अंदर अपनी गूगल शीट्स बना रखा है। ओके। मैं उस गूगल शीट्स को रोज रिव्यू करता हूँ, और उसी से मुझे एक्चुअल टाइम डेटा मेरे पास आ जाता है उससे। सर आज के समय में गोयल किचन इक्विपमेंट्स और गोयल स्टील टैंक्स एक पूरे भारत में बड़ा ब्रांड बन चुका है। सर आपको कैसा लगता है कि इसमें किस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है ब्रांड बनाने में? ब्रांड बनाने में मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो कंपनीज होती हैं उनको चाहिए टाइमिंगली डिलीवरी, ओके, क्वालिटी के साथ। बिल्कुल। अगर उन्होंने आपको, आप ऑर्डर तो ले आओगे किसी भी तरीके से, पहला ऑर्डर, बट उस ऑर्डर के साथ साथ आपको टाइमिंगली डिलीवरी करनी है, विद क्वालिटी करनी है। अगर आपने टाइमली डिलीवरी विद क्वालिटी कर दी और कस्टमर सेटिस्फाइड रहा, तो आपको ऑर्डर ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। बिल्कुल। रिपीटेड ऑर्डर मिलने बहुत जरूरी है। पहला ऑर्डर तो क्लाइंट दे देता है, लेकिन फिर आगे रिपीटेड ऑर्डर तभी देता है जब आपके प्राइस, क्वालिटी और टाइमिंगली डिलीवरी होगी, तभी आपको दूसरा ऑर्डर मिलेगा, चाहे वो किचन हो चाहे वो टैंक हो। सर जानना चाहेंगे कि कभी क्या आपके साथ ऐसा मोमेंट्स आया जब आपको लगा कि अब छोड़ देना चाहिए, नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया है और रिटर्न नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ कभी? हाँ, ऐसा मोमेंट आया था। ऐसा मोमेंट मतलब इनफैक्ट अम्बेडकर पार्क में आया था। 2010 का टाइम था, और मैंने ब्रॉन्ज के गेट बनाए थे। ओके। क्योंकि मुझे लगता है डिफरेंट करो, तो ब्रॉन्ज का गेट बनाने वाला अगर आप इंडिया में भी सर्च करो गूगल पे, तो आज भी कोई आपको नहीं मिलेगा। तो उस समय मुझे ब्रॉन्ज के गेट बनाने थे। तो मैंने क्या किया था कि पूरी फैक्ट्री अपनी शिफ्ट कर दी थी अम्बेडकर पार्क के अंदर ही। ओके। और वहीं मैंने ब्रॉन्ज गेट बना रहा था मैं। अच्छा, ऑर्डर्स आते चले जा रहे थे, मतलब कि एक एवरेज उस समय मुझे लगता है 3-3.5 करोड़ ऑर्डर मेरे पास इन हैंड थे। ओके। और मुझे ब्रॉन्ज गेट मैंने पहली बार बना रहा था। तो एक वक्त ऐसा मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन गेट अभी तक बन नहीं पा रहा था। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि अभी काम छोड़ दो, क्योंकि मेरे हेडेक बहुत बढ़ गया है और मैं कर नहीं पाऊँगा। लेकिन हुआ क्या कि एक गेट की कॉस्ट राउंड अबाउट, जो सबसे सस्ता गेट था 30 लाख रुपीज़ का था। ओके। और जो सबसे महंगा गेट था वो 90 लाख का था एक गेट। तो मुझे पहला गेट जो बनाया उसमें मुझे बनाने में लगे 90 डेज। पहला गेट, ओके, पहला गेट 30 लाख से बनाने में 90 डेज लगे। दूसरा गेट सेम अमाउंट का मैंने बनाया 30 डेज में। तीसरा गेट मैंने बनाया 15 डेज में। और चौथा पांचवा जो 90 लाख के गेट थे वो मैंने बनाया 10 दिन में। ओके। मतलब एक बार जब स्टार्टिंग जो पहला गेट बनाने में बहुत टाइम लगा, लेकिन फिर जो मैंने जब समझ में आ गया तब फिर वो मतलब 90 लाख का गेट कहाँ 30 लाख का गेट बनाने में मुझे 90 डेज लग रहे हैं, और कहाँ 90 लाख का गेट बनाने में मुझे सिर्फ 10 से 12 डेज लगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से मतलब उस समय मुझे थोड़ा लगा कि अब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब चीज़ें बनने लगी हाथ में तो
चीज़ें सही हो गई। सर आप ग्रोथ मेंटेन कैसे करते हैं? ग्रोथ मेंटेन करने के लिए वही मैं कह रहा हूँ कि हर 3 साल में आज का जो सिस्टम चल रहा है जी, कोई भी आप बिजनेस कर लो, मैक्सिमम 3 या 4 साल के अंदर, जैसे पहले तो लगता था बिजनेस 10-20 साल में चेंजेस मांगता है, लेकिन आज का जो टेक्नोलॉजी चल रही है 3-4 साल के अंदर बिजनेस चेंज मांगता ही मांगता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट जो आप मार्केट में लाए हो वो कितने साल तक वायबल है, और एकदम न्यू प्रोडक्ट अगर आप जितना नया फ्रेश प्रोडक्ट लाओगे उतनी जल्दी उसका डिमांड रहेगी मार्केट में। बिल्कुल। तो ग्रोथ मेंटेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं रोज मतलब हर 3-4 साल में कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लाता रहता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग मैंने की थी अम्बेडकर पार्क से जी, उसके बाद फिर मैं रेलिंग गेट्स के काम में भी रहा, फिर मैंने गवर्नमेंट काम किए, फिर मैंने आपके किचन इक्विपमेंट्स का भी काम किया, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स। इसके बीच में भी मैंने काफ़ी काम किए, और अब मैं पानी की टैंक का काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप डिफरेंट काम करते रहेंगे, चेंजेस करते रहेंगे बिजनेस में, टाइमिंगली चेंजेस करते रहेंगे एज पर द डिमांड, तो आपको ग्रोथ मिलेगी। सर जानना चाहेंगे कि कोई भी बिजनेस छोटा से बड़ा तक ले जाने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? पैसा, विजन या टीम? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि जो 90% बिजनेस फेल होने का रीज़न ये होता है कि हम लोग डिसीज़न नहीं ले पाते। मतलब डिसीज़न हम लोग कहते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी और समझ लें और देख लें। अगर आप डिसीज़न देर से लेंगे तो आपके 10 में से 3 डिसीज़न गलत हो जाएंगे। अगर आप जल्दी लेंगे तो भी 10 में से 3 डिसीज़न गलत होंगे। बिल्कुल, इट्स बेटर कि आप लोग डिसीजन टाइमिंगली लेते रहो। मैं सबसे ये कहूँगा डिसीजन टाइमिंगली लेते रहो। हाँ, पैसा, टीम मैनेजमेंट, विजन तो है ही है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका वो डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है। डिसीजन मेकिंग, हाँ सर अगर हमारे पास टीम स्ट्रांग हो तो क्या बिजनेस को ग्रोथ देने में हेल्प मिलती है? टीम स्ट्रांग भी तो हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। टीम हमारी स्ट्रांग तो हमें खुद बनानी पड़ती है ना। अगर हम चाहें कि हमें कोई टीम स्ट्रांग मिल जाए तो ऐसे नहीं मिल सकती। टीम हमें खुद स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। हमें टीम के साथ लगना पड़ता है, जुटना पड़ता है, तब जाके टीम स्ट्रांग बनती है। और टीम बनाने के लिए सिस्टम्स, सबसे पहले सिस्टम बनाओ। सबसे पहले बनाओ सिस्टम, और सिस्टम को बनाने के साथ उसको फ्लोट करो, फॉलो करो। दैट्स राइट। सर जानना चाहेंगे कि आने वाले 5 to 10 ईयर्स में कंपनी की ग्रोथ कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, अभी अगर देखा जाए तो 2021 में जो मैं टर्नओवर था वो मेरा 30-35 करोड़ के आसपास था। और 2023 के आसपास ये बढ़ के 60-65 करोड़ के आसपास हो गया। 2024 में मैंने दोनों फर्म मिला के 300 करोड़ प्लस कर दिया है। तो अब उसी हिसाब से जो भी चीज़ें आएंगी देखा जाएगा। मैं इसके लिए कुछ कह नहीं सकता, लेकिन होप फॉर द बेस्ट ही कर सकता हूँ बस। बिल्कुल, क्योंकि इतना ही मैंने सोचा नहीं था। सर बड़े प्रोजेक्ट्स आपके कौन कौन से थे गोयल किचन इक्विपमेंट्स में और गोयल स्टील टैंक्स में? गोयल किचन इक्विपमेंट्स में बात करूँ तो मेरा JPNIC जो कि बना है ताज होटल के ठीक पीछे बना हुआ है, उसमें मैंने सिंगल किचन 5 करोड़ रुपीज़ का बनाया है। मतलब एक सिंगल किचन 5 करोड़ रुपीज़ का था। और उसमें जेल का प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़ा था, जिसमें काफ़ी यूपी के जेल से पहले बता चुका हूँ आपको जी। यूनिवर्सिटीज़ थी और इस तरीके से मल्टीपल मेडिकल कॉलेजेस थे, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट्स वो भी बड़े थे। बट जो एक्चुअल वॉल्यूम मिला है वो मुझे मिला है आपके गोयल स्टील टैंक से। उसका वॉल्यूम काफ़ी बड़ा था। तो इसमें बड़े प्रोजेक्ट जल जीवन का था? जल जीवन मिशन अपने में ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। हाँ। सर ये गवर्नमेंट से रहता है? सेमी गवर्नमेंट हो जाता है। सेमी गवर्नमेंट मैंने गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया और उनके थ्रू मैंने काम लिया, इस तरीके से। सर बुक्स पढ़ना पसंद है आपको? बुक्स वैसे ऑलमोस्ट ना के बराबर ही पढ़ रहा हूँ। बुक्स की जगह मुझे बिजनेस कोच को फॉलो करने में बड़ा अच्छा लगता है। बिजनेस कोचेस होते हैं, राहुल जैन आप देख सकते हैं। बिल्कुल। सर अगर कभी टीम ऐसा होती है कि डिमोटिवेट होती है तो उसको कैसे बैलेंस कराते हैं? क्या कोई मोटिवेशन स्पीकर को हायर करते हैं या ऐसा कुछ? जी, इसके लिए जब टीम के लिए अगर हम मोटिवेशनल स्पीकर को मतलब बुलाते हैं या ऑनलाइन क्लासेस भी टीम को मैं दिलवाता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस उसकी हफ्ते में एक दिन किसी भी तरीके से या महीने में एटलीस्ट एक दिन फ्लोर पे भी फैक्ट्री में भी बुलाता हूँ लोगों को डिलीवरी वगैरह से, तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। बहुत ज़रूरी है बल्कि इनफैक्ट। बिल्कुल। सर जानना चाहेंगे क्या कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई रॉ मटेरियल्स मिलने में, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हो जो आपको लगा हो कि ये प्रॉब्लम फेस करना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज है? ये बिल्कुल फैक्ट है कि रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप जानते हैं कि लखनऊ
लखनऊ यूपी, लखनऊ में फैक्ट्रीज ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। और मेरी परचेजिंग आज ही तारीख में 99% परचेजिंग मैं आउट ऑफ यूपी करता हूँ। अब जैसे रोटी मशीन मैंने बनाई थी तो सारा मटेरियल मुझे पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मुंबई अलग अलग जगहों से मंगाना पड़ा, और आज भी मैं अलग अलग जगहों से मंगा रहा हूँ क्योंकि यूपी से ऑलमोस्ट ना के बराबर माल आता है। तो रॉ मटेरियल को प्रोक्योरमेंट करना, उसकी लोडिंग और प्लस उसको यहाँ तक के लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सर जानना चाहेंगे कि हर एंटरप्रेन्योर के सामने चैलेंजेस आते हैं, आपके सामने सबसे टफ चैलेंज कौन सा था और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? सबसे टफ चैलेंज तो देखिए स्टार्टिंग एज ही का सबसे टफ चैलेंज होता है, क्योंकि उस समय आपके पास फाइनेंशियली आप बहुत वीक होते हैं और उस समय में हम लोग को लगता है कि ये ऑर्डर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और फाइनेंशियली वीक हैं आप, सोर्सेज उस लेवल के हैं नहीं आपके कंपटीटर्स जो आपसे पहले से ही ऑलरेडी ऊपर हैं वो ऑर्डर लिए जा रहे हैं, तो एक बार को डीमोटिवेट होता है इंसान कि मेहनत तो सब मैं करता हूँ लेकिन जिसके सोर्सेज होते हैं सारे काम ले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी, बट लेकिन आप स्टेडली जुटे रहो, काम करते रहो तो अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छा ही जाता है। नाइस। सर जानना चाहेंगे कि अगर कभी ऐसा लगे खुद को कि आज डिमोटिवेट हूँ तो क्या कुछ मूवी देखना, फैमिली के साथ रहना, क्या पसंद है आपको? डीमोटिवेट होने पे मैं पहली बात तो अपने आप को बिजी करने की ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि जब तक आप खाली रहोगे तो आप सोचते रहोगे। तो मेरा तो टारगेट ये रहता है कि अपने आप को बिजी रखूँ और जितना ज़्यादा लोगों से मिलूँगा उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव मिलेगा। जितने लोगों से मिलते रहोगे आप, अगर आप घर पे रहोगे तो दिक्कत है, जितने लोगों से मिलते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे। सर स्टार्टिंग बिजनेस कितने रुपए से किए थे आप? उस टाइम आपके पॉकेट में कितने मनी थे? 2002 में मेरी स्टार्टिंग हुई थी तो ऑलमोस्ट मेरे पास ज़ीरो ही मनी था, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जो मुझे मिला था वो एक श्रावस्ती में टेम्पल बन रहा है, शायद लोग पता हो, बौद्ध धर्म का टेम्पल बन रहा है। बिल्कुल। तो वो थाईलैंड की लेडीज़ थी, वो आती थी, तो उनको मैंने 1000 बाल्टियाँ सप्लाई करी थी, तो उसमें मुझे कमीशन 7000 रुपीज़ बचा था। ओके। तो वो 7000 मेरे पास आ चुका था, तो उसी 7000 से फिर मैंने मल्टीप्लाई करते मुझे जब वो 7000 आया तो कैसा लगा अंदर से? अरे मतलब 7000 जो आया, फर्स्ट मेरे पास इनकम थी लाइफ की, बिल्कुल। और वो ऐसी इनकम थी कि मुझे शॉप पे बैठ के तो चलो ठीक है पापा की आ रही है, बट ये तो मेरी पर्सनल थी, तो वो मुझे बहुत अलग लगा। और मैंने 7000 रुपीज़ ला के फिलहाल मम्मी को दे दिए। वो बात अलग है कि उनसे 1-2 महीने वापस ले ली, क्योंकि मुझे फिर काम की ज़रूरत थी पैसे की। बिल्कुल। तो मैंने लेके फिर काम में लगा दिया। सर अगर आपको अपने यंगर्स को कोई एडवाइस देनी है तो क्या देना चाहेंगे? यंगर्स को एडवाइस अगर मैं काम के मामले में देना चाहूँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही देना चाहूँगा कि जो भी करो डिफरेंट करो, हट के करो। ट्रेडिंग मुझे समझ में नहीं आती कि ट्रेडिंग का मुझे मतलब मैं हमेशा से ही मतलब ट्रेडिंग के अगेंस्ट रहा हूँ, क्योंकि रीज़न क्या है, सबसे आसान काम है। बिल्कुल। सबसे इजी काम, अगर कोई सबसे इजी काम क्या है कि आप कोई दुकान खोल लो और सामान उठाओ और उठा के दे दो, तो कोई भी कर लेगा, तो आपकी क्या ज़रूरत है? डिफरेंट क्या है इसमें? हाँ, और जब तक आप इजी काम करते रहोगे जी तो आपको कंपटीशन मिलता रहेगा हमेशा, और जितना आप काम वैसा करोगे मतलब कि चैलेंजिंग वर्क करोगे उतना कंपटीशन कम मिलेगा। तो जो भी काम करो, मेरा सिर्फ यही मेन पॉइंट है, तो थोड़ा चैलेंजिंग वर्क करो। बिल्कुल। तो आपको हमेशा ग्रोथ मिलेगी उसमें और आपका कंपटीशन कम रहेगा। ये सबसे बड़ा मैं एडवाइस देना चाहता हूँ। सर जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी कंपनी स्टार्ट किया और क्या सारी चीज़ों में सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गया था, या कुछ ऐसा भी हुआ कि जिसमें सक्सेस नहीं मिली आपने बंद किया फिर नेक्स्ट स्टार्ट किया? हाँ देखिए, इस स्टार्टिंग स्टेज में तो देखा जाए तो मुझे ज़्यादातर सब में ही सक्सेस मिला स्टार्टिंग स्टेज में, मतलब जो मैंने काम किए। लेकिन फिर एक टेन्योर ऐसा आया कि मुझे काम को जब बढ़ाना चाहा तो मैंने और भी बहुत से काम किए। जैसे जब मैं कमर्शियल किचन्स कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि अब क्या नाम है, रेसिडेंशियल किचन भी करना चाहिए। तो रेसिडेंशियल किचन में मैंने स्टेनलेस स्टील का किचन बनाया। रेसिडेंशियल किचन बनाया तो उसमें मुझे इतना अच्छा वो नहीं मिला, क्योंकि उसकी एक ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से जी और चीज़ों के हिसाब से वो मतलब मेरे को फिट नहीं बैठा। तो मैंने उसको एक टाइम बिंग 3-4 महीने में देखा, उसका आउटकम नहीं मिल रहा है, तो मैंने उसको क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर सेकंड वर्क मेरे पास आया, मैंने उसके मैकेनिकल पार्किंग्स आप समझते हैं, जो कि मॉल्स वगैरह में आप जाते होंगे तो देखते होंगे ना कि जो पार्किंग में ऑटोमेटिकली वो लिफ्ट हो जाती हैं गाड़ियाँ,
तो वो मैंने ऑटोमेटिक पार्किंग का भी काम किया। ओके। अराउंड अबाउट 400-500 पार्किंग्स मैंने बनाई। अभी वो कंटिन्यू है? वो कंटिन्यू नहीं है, वो भी मैंने मतलब कि 2-4 जगह करके फिर मैंने उसको भी शट डाउन कर दिया। बिल्कुल। सर कंपनी का प्रेजेंट में टर्नओवर कितना होगा? कंपनी हमारी 2 कंपनीज हैं इस समय, एक अंकु ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स करके है, जिसमें हम लोग सिविल का काम करते हैं, और एक हमारी गोयल स्टील टैंक्स गोयल किचन इक्विपमेंट्स है। तो दोनों का एक मिला के अराउंड अबाउट 300 करोड़ के आसपास टर्नओवर है। सर कभी अगर कंपनी को नेशनल लेवल पे ले जाना है या इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है तो आपकी फर्स्ट चॉइस किस कंट्री में होगी? देखिए एट प्रेजेंट तो हम लोग ने आपको बताया भी था भी कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में भी हमने टैंक डिलीवर किए हैं, कीनिया में भी करे हैं जी, और अब मेरा टारगेट जो है वो आपके गल्फ कंट्रीज़ में भी डिलीवर करने का, क्योंकि वहाँ काफ़ी डिमांड है इसकी। सर गोयल स्टील इक्विपमेंट्स की कई ब्रांचेस डालना चाहेंगे आप? गोयल किचन इक्विपमेंट्स की और गोयल स्टील टैंक्स की ब्रांचेस ऑलरेडी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों जगह डालना चाहेंगे। सर कंपनी का कभी ऐसा हुआ कि कंपनी जब कभी लॉस में गई तब उसके बाद आप कैसे मैनेज करते थे कि अब कंपनी लॉस में है? क्या उस टाइम पूरा जो सेटिंग था, जो प्लान्स थे, वो कहीं स्टॉप हो जाते थे कुछ टाइम के लिए? कंपनी जब लॉस में जाती थी तो उसमें मुझे मेन मोटिवेट मेरा भाई करते थे। ओके। कि वो कहते थे कि अभी फिक्र ना करो, अभी चीज़ें सही होंगी। मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाता हूँ, लेकिन भैया बार बार सपोर्ट देते रहते थे कि अभी चीज़ें बदलेंगी, सब्र रखो, और फिर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करते थे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आते थे। तो भैया का साथ रहना कितना प्राउड मोमेंट रहता है आपके लिए? काफ़ी अच्छा रहता है। इनफैक्ट जहाँ पे हम ख़त्म होते हैं भैया वहाँ से शुरू होते हैं। नाइस, एक्सीलेंट। सर जानना चाहेंगे कि अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो नॉर्मल क्या प्राइस रेंज से वो स्टार्ट कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो मैं तो कहता हूँ 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ही नहीं। ओके। ये बहुत गलत थिंकिंग है लोगों की। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ सही प्लानिंग चाहिए आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए डायरेक्ट बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मिनिमम 2 से 3 साल तो आपको सर्विस करिए, किसी के अंडर में काम करिए, चीज़ों को सीख लीजिए, और उसके बाद फिर जब काम करिए तो बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में, बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कि कहीं से मैनेज हो सकता है, उस पर आप काम करिए। अगर पैसा लगा के बिजनेस कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा? बिल्कुल, बिना पैसे के काम करिए, ज़्यादा बेटर। और हैं ऑप्शंस ऐसे। सर जैसे कुछ ऑप्शंस आप अगर बताना चाहें? जैसे कि अगर देखिए, अगर आपकी ब्रांड्स वगैरह बन जाते हैं और अगर आप कोई कस्टमर काम कर रहे हैं, प्राइवेट कस्टमर काम कर रहे हैं और आपका ब्रांड बना हुआ है, तो आपको कस्टमर पैसे एडवांस देगा, उसी से तो आप काम करोगे। अपना इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है? सर ब्रांड बनाने के लिए अगर कोई 3 एडवाइस आप देना चाहें? ब्रांड बनाने के लिए 3 एडवाइस। बिल्कुल। क्वालिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन क्वालिटी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो पहला आपका क्वालिटी पे आपको मेन फोकस करना है, ठीक है। सेकंड आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, थर्ड है टाइमिंगली डिलीवरी, और फोर्थ है मार्केटिंग। ये 4 चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रांड आपका बन जाएगा। सर आज गोयल स्टील टैंक्स और गोयल किचन इक्विपमेंट्स में कौन सी बड़ी टेक्नोलॉजी है जो कंपनी को बड़ा सपोर्ट देती है ग्रोथ में? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हमारी मशीनें, ठीक है, और काफ़ी टाइम हो गया, अराउंड अबाउट मुझे लगता है अराउंड अबाउट 20-22 ईयर्स हो गया मुझे इस बिज़नेस में। तो हमने स्किल मैन पावर जो कि काफ़ी उसके मेहनत के बाद हमें मिली है, तो मैन पावर भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंजीनियर्स हैं हमारे पास, डिज़ाइनर्स हैं हमारे पास, मशीनें जो भी हैं हमने प्रोक्योर की हैं, जो कि कुछ जर्मनी से भी मशीन हैं हमारे पास। तो सारा खेल क्वालिटी मेंटेन करने में मशीनों का और डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। सर एक नॉर्मल किचन डिज़ाइन करने में कितना इन्वेस्टमेंट होता होगा? किचन डिज़ाइन करने में इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा नहीं होता। नॉर्मल किचन मीन्स अगर किचन की कॉस्टिंग 10-15 लाख रुपए आ रही है एक नॉर्मल किचन की, तो डिज़ाइन करने में तो मैक्सिमम 10-15-20 लाख खर्च हो जाएगा। सर अगर एक लाइन में सक्सेस को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? सक्सेस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने अभी पहले ही बोला आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ डिफरेंट करो, किसी से हट के करो, नॉर्मल कॉमन भीड़ में मत भागो। और दूसरा पॉइंट ये, जो भी काम कर रहे हो उसमें हार मत मानो, जुटे रहो। आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा जरूर। हार मत मानो, जुटे रहो, और आप उसको उस पर मतलब काम करते रहो, तो रिजल्ट आना तो तय है। सर बिजनेस करने की कोई उम्र 20, 13
नहीं, उम्र तो बिजनेस की कभी भी कोई नहीं होती, जितनी जल्दी आप उसमें आ जाओ, पढ़ाई करते रहो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बड़ी दिक्कत लगती है लोगों से कि बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है तो अभी तो उसको बिजनेस में नहीं आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई करो या पढ़ाई करके जॉब करो, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन बिजनेस की बेसिक नॉलेज होनी हर बच्चे को बहुत ज़रूरी है। और वो बाय बर्थ 10 साल 12 साल 14 साल उसके लिए कोई भी उम्र नहीं है, उसको बेसिक चीज़ें बच्चे को आनी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, गोयल किचन इक्विपमेंट्स एंड गोयल स्टील टैंक्स के बारे में लास्ट में क्या बताना चाहेंगे? गोयल स्टील टैंक्स और गोयल किचन इक्विपमेंट्स के बारे में, गोयल स्टील टैंक्स के बारे में, गोयल स्टील टैंक्स एक कंपनी है जो कि आपका मॉडुलर टैंक्स में डील करती है, जिन कल्यूम टैंक्स में डील करती है। और इसके अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे ये कहाँ यूज़ होते हैं आपके, ये फायर वाटर टैंक्स में यूज़ होता है आपका। और इसके अलावा जो है ये अब रिन्यूएबल एनर्जी उसके अंदर भी यूज़ होता है, और जल जीवन मिशन ओवरहेड टैंक्स, और इन सब जगहों पे ये इसका जिंक कल्यूम टैंक्स का यूज़ होता है। बिल्कुल। और गोयल किचन इक्विपमेंट्स के बारे में बताएं तो गोयल किचन इक्विपमेंट्स एक कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स की कंपनी है। इसके अंदर हम लोग हर तरीके के कमर्शियल किचन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें डिज़ाइनिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सब कुछ इन हाउस शामिल है। इसके लिए हमने अपने पास लगभग 2 से 2.5 लाख स्क्वायर फीट की मेरी फैक्ट्री एरिया है, जिसमें 600-700 आदमी काम करता है, और 600-700 आदमी काम करता है। और इसमें जितनी भी मशीनें हैं वो सब मेरी हाईटेक मशीनरीज़ हैं, जो कि बाहर जर्मनी से भी इंपोर्ट हो रखी हैं। इस लेवल की मशीनें जनरली आपको, इस लेवल की मशीनें मेरे पास सबसे बेस्ट लेवल की मशीनें जिससे मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी इस खास पॉडकास्ट में हिस्सा बनने के लिए। आपकी दी हुई गाइडेंस और बताई हुई चीज़ें हमारे सभी दर्शकों को पसंद आएंगी। फिर मिलते हैं नए पॉडकास्ट का, तब तक के लिए थैंक यू।